हेलो दोस्तों, तो कल हमने 1.4 तक पढ़ा था। आज जो पढ़ने वाले हैं मेंस के लिए उसमें है अंतरिक्ष कूटनीति, स्पेस डिप्लोमेसी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग है और वहाँ मैंने आपको बताया है कि कैसे कभी ना कभी मेंस की प्रिपरेशन करनी ही करनी है, तो क्यों ना आज ही से स्टार्ट किया जाए। ये जो 3 महीने का समय है जिसमें प्री के लिए कोई भी कैलेंडर या ऐसी चीज़ें नहीं हैं, उसमें किस तरह से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें तैयार की जाएँ। समय समय पर मैं आंसर राइटिंग भी कराने का प्रयास करूंगा, उसमें कुछ टॉपर्स कॉपी भी डिस्कस होंगी। तो अगर ये लेक्चर सीरीज़ आप देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा, ये कहने वाली बात नहीं है, आप देखोगे खुद समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आता है स्पेस डिप्लोमेसी या अंतरिक्ष कूटनीति क्या है। तो व्हाट इज़ स्पेस डिप्लोमेसी। अंतरिक्ष कूटनीति वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच संबंध को मजबूत करने और विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। तो मैंने अभी तक बताया कि भाई स्पेस डिप्लोमेसी है क्या, कि जो भी वैश्विक सहयोग है उनको बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्र स्पेस में ज़्यादा सक्सेसफुल है, लाइक इंडिया अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में या अंतरिक्ष विज्ञान में ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो ये किस तरह की डिप्लोमेसी करेगा कि भाई दूसरे राष्ट्र की हेल्प करेगा, जिससे दोनों के बीच में संबंध जो है मजबूत होंगे। और विदेशी नीति का जो लक्ष्य होगा, जो भी एजेंडा होगा, उसको पाने के लिए हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को एज ए डिप्लोमेटिक थिंग्स या डिप्लोमेटिक चीज़ की तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या भारत का प्रयास है, मतलब कि अंतरिक्ष कूटनीति में अगर स्पेस डिप्लोमेसी में भारत का स्टैंड देखा जाए तो क्या क्या है। तो पहला तो एक आर्टेमिस अकॉर्ड था, ठीक है, उसमें भारत शामिल है। दूसरा निसार उपग्रह अभी जो छोड़ा गया था, या निसार मिशन जो है यूएस के साथ इंडिया का, वो भी डिप्लोमेसी का पार्ट है। तो ये वैश्विक सहयोग का स्तर पर पहली हेडिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ लिए। दूसरा है उपग्रह प्रक्षेपण। तो आपको लंबे समय से पता है कि बहुत सारे जो विदेशी उपग्रह हैं वो भारत के ही जो PSLV है उसकी सहायता से छोड़े जाते हैं, तो वहाँ सहयोग करता है। लेकिन रिसेंट एग्जाम्पल आपको देने हैं, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखा है कि नेपाल को उपग्रह विकास में सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है, यानी कि नेपाल को विकसित कर रहा है। साथ ही ये 163 विदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण भी किया है 2019 से 24 के बीच में। ओके, तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, अगला है कि महत्व और चुनौतियाँ क्या क्या है, कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस स्पेस जो यहाँ पर डिप्लोमेसी है उसकी, या व्हाट आर द चैलेंजेस इन स्पेस डिप्लोमेसी। तो हेडिंग के अंतर्गत हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है स्पेस डिप्लोमेसी जो है। ये एक इसका इंपॉर्टेंस है, एक इसका महत्व है कि जो भी वैश्विक चुनौतियाँ होंगी, जो वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस हैं, उनका समाधान करेगा। उदाहरण के लिए कह रहा है कि आपदाओं से निपटने के लिए उपग्रह डेटा साझा किया जाता है, कि भाई कैलिफोर्निया में आग लगी तो डायरेक्टली कोई ड्रोन इत्यादि चीज़ें ना भेज करके आप सैटेलाइट डेटा से उसको देख लिए, तो वहाँ पर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है। तो इसमें आप किसका एग्जांपल दे सकते हो कि भाई उत्तराखंड में जो जंगल की आग लगी थी वहाँ पर बम्बी बकेट के माध्यम से पानी गिराया गया, तो स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ पर ली गई। स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं स्पेस डिप्लोमेसी देखी गई। ठीक है, इसके साथ ही और आप दूसरा लिख सकते हो कि ISFR की जो रिपोर्ट आती है, ठीक है, राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं जो है उपग्रह डेटा से ही लेते हैं, वहाँ से ही वन आच्छादित क्षेत्र या वनावरण और वृक्षावरण दोनों का आकलन करते हैं। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल इसका भी दिया जा सकता है। ठीक है, फिर आपको एक जगह और एग्जाम्पल मिल सकता है, कहाँ, तो अभी आपको पता है कि भारत की जो कोस्टल लाइन है जो कुछ 7,516 किलोमीटर की हुआ करती थी, अभी वो बढ़ करके 11,098 हो गई है किलोमीटर में। तो ये कैसे हुई, तो प्रिसाइजली इसका भी डेटा लिया गया, इसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। तो इसमें से कोई जो एग्जाम्पल आपको बेटर लगता है वो एग्जाम्पल यहाँ पर चेप सकते हो। नेक्स्ट है कि संघर्ष को रोकती है और शस्त्र नियंत्रण सुनिश्चित करती है। तो किस तरह से संघर्ष को रोकती है, कि भाई कोई कंट्री है जो कि बाह्य अंतरिक्ष संधि में सामूहिक विनाश के हथियार पर प्रतिबंध लगाती है, कि ऐसा हो सकता है कि बाह्य अंतरिक्ष संधि हो रखी है, हो सकता है कि कोई जो है अंतरिक्ष से ही कुछ ऐसा भेज दे कि वहीं से वार कर दे, तो इस पर कहीं ना कहीं रोकथाम करती है, रोक लगाती है। अंतरिक्ष कानून और प्रशासन सुनिश्चित करती है, जो आपकी स्पेस डिप्लोमेसी है क्या करती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कॉपस अंतरिक्ष कानून और नीतियों पर चर्चा करता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र कॉपस, COPUOS, अब इसको नोट डाउन कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र कॉपस जो है अंतरिक्ष कानून और नीतियों पर चर्चा करता है।
और लास्ट है अंतरिक्ष कचरे से जुड़े जोखिमों को कम करता है, जो भी स्पेस डिप्लोमेसी होगी कि भाई हम लोग कुल मिलाकर के वैश्विक लेवल पर लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो आपका कचरा है आप उसको वापस धरती पर बुलाने वाली टेक्नोलॉजीज यूज़ करिए, ठीक है, इस तरह का कुछ काम करिए। जैसे कि अभी आप कह सकते हो कि फाल्कन 9 रॉकेट जो है स्पेस एक्स का, वो कुछ इसी तरह का कर रहा है कि यहाँ से ले जा रहा है चीज़ों को, वहाँ पर प्रक्षेपित कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है और फिर उसको वापस बुला ले रहा है, ठीक है। चुनौतियाँ या चैलेंजेस अगर हम लोग देखें तो क्या क्या है कि नेतृत्व और सहयोग में संतुलन करता है। जैसे सार्क उपग्रह भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाता है, लेकिन पड़ोसियों की तकनीकी निर्भरता को लेकर चिंताएं भी बढ़ती हैं, ठीक है। पहला तो ये कर रहा है। तकनीकी कमियां अगर देखी जाए तो कुछ अत्याधुनिक जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें भारत जो है अमेरिका और चीन से पीछे है। कि स्पेस में अगर देखा जाए कि भारत ने अभी चंद्रयान भेजा, ठीक है, चंद्रयान 3 भेजा, लेकिन हम अगर देखते हैं तो एक चेंग ई मिशन है जो लगभग वर्ष भर हो गए, तो वो सदर्न पोल से जो है कुछ मिट्टी के सैंपल लेकर के आ गया है। चाइना का मिशन था तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा आगे है। या आर्टेमिस मिशन की बात की जाए तो उसमें वो पूरा जो है व्यक्तियों को ही भेज रहे हैं, ठीक है, मून पर भेज देंगे। तो अमेरिका और चाइना की टेक्नोलॉजीज़ देखी जाए तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो लैग कर रहा है। दोहरे उपयोग वाले तकनीक को लेकर चिंताएं कि भारत का ए-सैट परीक्षण और मिसाइल कार्यक्रम कई देशों की नज़र में आ गया है। ए-सैट परीक्षण क्या था कि वही परीक्षण है सेम कि भाई हम लोग अपनी सैटेलाइट यूज़ करेंगे और फिर उसको वापस बुला लेंगे, तो ए-सैट परीक्षण के थ्रू ये था। और मिसाइल कार्यक्रम, अच्छा, दोहरी उपयोग वाली तकनीक क्या होती है? जैसे होता क्या है कि एक टेक्निक आपने बनाई छोटे रोबोटिक आर्म के लिए, या आपने किसी गेम के अंदर डाल दिया उसको, ठीक है, या छोटे रोबोट्स में डाल दिया, बच्चे खेल रहे हैं, तो वो दोहरी टेक्नोलॉजी हो गई कि उसमें भी सेम चीज़ यूज़ हो रही है और उसी का आप यूज़ कर ले रहे हो बड़े स्तर पर भी, ठीक है। तो ऐसी जो तकनीक है उनको लेकर के भी चिंताएं दिखाई जाती हैं। और निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर के भी बहुत सारी समस्या है। जैसे भारत में इस समय अग्निकुल कॉस्मोस करके एक जो है आया हुआ है नया प्लेटफॉर्म है, प्राइवेट प्लेयर है, ठीक है, और भी कुछ प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो उनकी अथेंटिसिटी को लेकर के प्रॉब्लम आती है कि वो कितने अथेंटिक हैं। अगर उन्हें किसी बाह्य सत्ता ने, बाह्य कंट्री ने खरीद लिया, बाहरी कंट्री ने, तो वो किस तरह का हानि कर सकते हैं खुद की कंट्रीज़ को, ठीक है। तो ये चिंताएं जो है सामने आ सकती हैं। इसमें निष्कर्ष क्या कहता है कि भारत को समावेशी शांतिपूर्ण अंतरिक्ष कूटनीति का नेतृत्व करना चाहिए और ग्लोबल साउथ की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ निष्पक्ष वैश्विक नियम सुनिश्चित करने चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट आज का पॉइंट है वो है राइज इन न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल, कि जो भी परमाणु हथियार शस्त्रागार हैं उनको किस तरह से बढ़ाया जाए। जो आर्सेनल्स हैं, शस्त्रागार हैं, उनको, जो परमाणु हथियार वाले हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसमें सिप्री की एक ईयर बुक की रिपोर्ट आती है 2024 के मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा करते हुए इस प्रश्न को शुरू करते हैं कि परमाणु हथियार या वॉरहेड में वृद्धि। तो भारत के पास 2023 में 164 परमाणु हथियार थे, जो 2024 में 172 हो गए, ठीक है। तो 164 से 172 हुए, 8 परमाणु हथियार बढ़ गए हैं पिछले एक वर्ष में, मतलब 2023 से 24 के बीच में। और रिपोर्ट किसकी है? तो सिप्री की रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ये बताता है कि भारत के पास पाकिस्तान से 2 परमाणु हथियार अधिक है। तो यहाँ पर जो परमाणु हथियार होंगे पाकिस्तान के पास वो 170 के आसपास होंगे। अगर विश्व में परमाणु हथियारों की स्थिति देखी जाए तो टोटल 12,121 परमाणु हथियार हैं, मतलब 12,121 परमाणु हथियार हैं। इसमें से लगभग 2100 हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, यानी कि लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। कितने? 2100, 2100। अब राष्ट्र परमाणु हथियार रखना क्यों चाहते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि आपको अगर जस्टिफाई करना हो अपने आंसर में, आपसे पूछ ले कि राष्ट्रों के पास परमाणु हथियारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, घट नहीं रही है, जबकि कोई भी परमाणु युद्ध 1945 के बाद से नहीं देखा गया है। तो ऐसे में आप अपने उत्तर को स्पष्टीकरण के साथ मतलब जस्टिफाई करिए कि परमाणु हथियार राष्ट्र रखना क्यों चाहते हैं। तो अब वहाँ पर कुछ हेडिंग्स यहाँ की काम आ जाएंगी। जैसे प्रतिद्वंदियों से सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जैसे चीन पाकिस्तान एक्सिस जो है उससे सुरक्षित होने के लिए भारत को परमाणु हथियार रखने बहुत जरूरी है। इसका मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियार हासिल करते हैं। परमाणु हथियार के बहाने आतंकवाद द्वारा ब्लैकमेलिंग का भी जवाब दिया जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवाद के द्वारा ब्लैकमेल कर रहा है, इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है पाकिस्तान, कि कुछ ऐसी ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो परमाणु हथियार हमने केवल दीपावली में फोड़ने के लिए मतलब नहीं रखे हैं, ऐसा बताया जा सकता है उसको, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि परमाणु लॉबी, एक वर्ड है, इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है कि परमाणु लॉबी सेना, वैज्ञानिक और राजनेता संस्थाओं पर अपनी पकड़ बनाने के लिए परमाणु हथियार को बढ़ाने पर जोर देते हैं। तो इसमें तीनों है कि सेना अगर ज़्यादा
वैश्विक स्तर पर अपनी सेना को समृद्ध दिखाना चाहती है, ताकतवर दिखाना चाहती है, तो परमाणु लॉबी में शामिल होना चाहती है। तो पहला सेना का खुद का पर्सनल एजेंडा है। दूसरा है कि वैज्ञानिक जो है वो भी ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम भी जो है वो वर्ल्ड स्तर के वैज्ञानिक हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो भी लोग कुछ चीज़ें खोज रहे हैं उसमें हम लोग भी हैं, न्यूक्लियर वेपन हम भी बना सकते हैं, हम लोग कैपेबल हैं। ठीक है, तो दूसरा वैज्ञानिक हो गया। और राजनेता, जैसे जो बड़े नेता हैं, जिसमें आप मोदी जी का भी नाम ले सकते हैं, पुतिन का नाम ले सकते हैं, फिर जो नॉर्थ कोरिया के हैं किम जोंग उन का नाम ले सकते हैं, ट्रंप का नाम ले सकते हैं, या आप अगर मिडिल ईस्ट में आएंगे तो कहीं ईरान का भी नाम ले सकते हैं, इजराइल का नाम ले सकते हैं। तो ये जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जिनका नाम हमेशा आता रहता है, जो चाहते हैं कि हम सुर्खियों में बने रहें, ये इसलिए भी परमाणु हथियार रखना और दिखाना चाहते हैं कि भाई जब उनकी तूती बोलेगी, लाइक इफ़ पीपल नो देयर नेम, तभी तो उनका फिर प्रचार होगा, क्योंकि जो जितना दिखता है वो इतना बिकता है। ठीक है, तो इनका भी जो है कुछ संस्थाओं पर पकड़ दिखाने के लिए परमाणु हथियार रखना जरूरी है। तीसरा है इसमें एक हेडिंग की महाशक्ति का प्रतीक, कि भाई जिसके पास परमाणु हथियार है उसे महाशक्ति कहा जा रहा है, सुपर पावर कहा जा रहा है। जैसे P5 कंट्रीज विच हैव अर्लियर या अर्लीस्ट न्यूक्लियर वेपन, दे आर कॉल्ड P5 कंट्रीज, परमानेंट 5 विच आर मेंबर ऑफ यूएनएससी के ही परमानेंट 5 होते हैं, जिसमें आपका चाइना आता है, मतलब यूएस से शुरू करेंगे तो यूएस आएगा, रशिया आएगा, फिर यूके आएगा, फिर फ्रांस आएगा और फिर चाइना आता है। तो ये कंट्रीज जो है ये अर्लीस्ट कंट्रीज हैं विच पॉजेस, या जिन्होंने सबसे पहले अटेन किया जो भी न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, तो महाशक्ति बनने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव कोई ना कोई न्यूक्लियर वेपन। ओके, तो परमाणु हथियार वाले 5 देश यहां पर लिखा भी हुआ है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, जो मैंने आपको बताया। अगला कुछ चीजें और है, जैसे अब दूसरा पक्ष जो इसमें रख रहा है उसमें कहता है कि परमाणु हथियार से जुड़े खतरे को कम करने का प्रस्ताव, कि कुछ ऐसे प्रस्ताव टाइम टाइम पर आते रहे हैं जिसमें कहा गया है कि निशस्त्रीकरण कर दिया जाए। ठीक है, परमाणु हथियार को लिमिट कर दिया जाए, उसके लिए कई सारी संधियां आई। ठीक है, जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई, जिसको NPT कहते हैं। ठीक है, जिस पर भारत ने साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, ईरान ने नहीं किया, कुछ कंट्रीज ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया। इनका कहना यह था कि जिनके पास परमाणु हथियार हो चुके हैं वो हो चुके हैं, अब कोई भी व्यक्ति जो है प्रोलिफरेट नहीं करेगा, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, प्रसार नहीं करेगा, अप्रसार की नीति होगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रस्ताव आए। तो चलिए पहले देखते हैं कि नो फर्स्ट यूज के लिए प्रतिबद्धता। अब इसमें भारत भी है, भारत भी कहता है कि नो फर्स्ट यूज, मतलब पाकिस्तानवा जब तक कोई बदमाशी नहीं करेगा, भारत पहले जो है खुद से बढ़ के यूज नहीं करेगा। इसमें कई कंट्रीज और हैं, जैसे इस सिद्धांत के प्रति USA, रूस और नाटो देशों की प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। मतलब आपको अगर नो फर्स्ट यूज करना है तो आप प्रतिबद्ध हो जाइए, किसके किसके, तो USA के, रशिया के और नाटो के। मतलब इन 2 देशों और एक संस्था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को आप ये बिल्कुल प्रॉमिस करिए कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज जिसको बोलते हैं, इसके लिए भारत प्रतिबद्ध है। दूसरा कहता है कि सभी सामरिक टैक्टिकल परमाणु हथियारों को केंद्रीय भंडारण में रखने और इनका समय समय पर थर्ड पार्टी को सत्यापित करने की अनुमति देनी चाहिए। एक और इसमें क्लॉ आता है, सजेशन जैसा ये वाली बात कही जा रही है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी को बुलाइए, लाइक अगर भारत के परमाणु हथियार है तो आप USA की किसी पार्टी को बुलाएंगे, ठीक है ना, या इंटरनेशनल किसी न्यूक्लियर एजेंसी के जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाएंगे, और वो आपके परमाणु हथियारों के रख रखाव को देख के कहेंगे कि हाँ भाई कोई लीकेज तो नहीं है, कोई गलती से तो नहीं फट गया, क्योंकि एक फटेगा तो सब फटेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को भी पॉलिसी यहाँ पर करनी पड़ेगी, और परमाणु हथियारों की संख्या को धीरे धीरे कम करना चाहिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि जो पुराने हथियार हैं उन्हें ही केवल कहीं ना कहीं डिअसेंबल कर रहे हैं या उसको ख़त्म कर रहे हैं, नए हथियार बनाए जाने की जो घटना है उसे कम नहीं किया जा रहा है। 5500 के आसपास टोटल परमाणु हथियार मुझे लगता है कि रशिया के पास भी है। द्विपक्षीय परमाणु समझौता करना चाहिए कि भाई द्विपक्षीय दो पक्ष रखे जाएं, जैसे भारत पाकिस्तान को ही रख लिया, उनमें दोनों में कहा जाए कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा, हम आपस में परमाणु हथियार का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को कौन समझाए, वो तो हमेशा कहता रहता है कि हम जो है इसको रखे हुए हैं यूज करने के लिए। ठीक है, तो फोड़ने से पहले अपने ऊपर ही फोड़ लेगा, लेकिन ठीक है, फिर उस जो भी उसका मन करता है। इन परमाणु सामग्रियों का हथियार बनाने में उपयोग होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति को रोके जाने का प्रावधान होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ऐसा नहीं कि हर कंट्री जो है परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन बना सकती है, हर कंट्री नहीं बना सकती है। उसके लिए एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, जिसको एनरिच करना सबको नहीं आता है, मेन साइंस वही है। ठीक है, तो अब जो कंट्रीज चोरी छुपे कहीं से पा जाती हैं या खरीद लेती हैं, ठीक है ना, वो तो परमाणु हथियार डेवलप कर लेती हैं। सपोज करिए कि
एक एग्जाम्पल इसका है नॉर्थ कोरिया। लेकिन सबके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जो इनरिच चीज़ें हैं उन पर और थोड़ा उनके ट्रांसपोर्टेशन पे या मार्केटिंग पे थोड़ा और कसा दबाव होना चाहिए और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए पॉलिसीज़, जिससे कहीं वो पा ना जाए ऐसे मटेरियल। ठीक है, निष्कर्ष कुल मिलाकर के क्या कहता है कि जैसा कि P5 संयुक्त वक्तव्य में दोहराया गया है, जो भी P5 कंट्रीज़ हैं वो कहती हैं, साथ में कहती है कुमुलेटिव एक स्टेटमेंट है कि परमाणु हथियारों का उद्देश्य केवल डिटरेंस होना चाहिए, प्रतिरोध दिखाना होना चाहिए, और परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए क्योंकि इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप दो बता देंगे कि लिटिल मैन और फैट बॉय, लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है, ये दो परमाणु हथियार थे। एक प्लूटोनियम से संचालित था और एक आपके यूरेनियम से संचालित था, और जो कि 6 और 9 जून को, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए, जो कि जापान के 2 शहर थे। तो ये एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि उससे बहुत सारी तबाही होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कि आज भी वहाँ पर जो बच्चे होते हैं किसी ना किसी आनुवंशिक बीमारी या किस लूले लंगड़े टाइप के, मतलब अगर उनके ऊपर प्रभाव है तो वो पैदा होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट तो पूरा क्लियर हो गया होगा कि परमाणु हथियार शस्त्रागार का बढ़ना, कि राइज इन न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल किस तरह से जस्टिफाई करना है, क्यों इसको लिमिट करना है, और क्या एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं कि कितना हानिकारक है। ओके, चलिए, तो उसमें शुरुआत करने के लिए आप एक रिपोर्ट से कर सकते हैं। इसमें सिप्री की रिपोर्ट का एग्जांपल दिया हुआ है कि भारत के पास 2000, एक बार रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ, मतलब पूरा दोहरा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि जिसमें कुछ पॉइंट मैं दोहराता हूँ कि सिप्री की रिपोर्ट में ये बताता है कि 2023 में 164 थे सॉरी, और 2024 में टोटल हथियार जो है 172 हो गए। अब यहाँ पर पाकिस्तान का रेफरेंस देके कहता है कि पाकिस्तान के पास 2 कम है, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 12,121 टोटल परमाणु हथियार है, जिसमें 2100 परमाणु हथियार जो है वो बिल्कुल पोजीशन में लगाए गए हैं, यानी कि एक्टिव मोड में रखे गए हैं। ठीक है, फिर कहता है कि क्यों रखना है, तो बहुत सारे रीजंस है कि क्यों रखना है, कि उसमें एक वर्ड जो था, इसको आप लोग भी याद कर लीजिएगा, कि परमाणु लॉबी में आने के लिए रखना है हमें। ठीक है, फिर महाशक्ति का प्रतीक बनते हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि डिटरेंस के लिए रखना है, या फिर एक्सिस पावर, जैसे चीन पाकिस्तान एक्सिस है तो इसको दिखाने के लिए रखना है। चौथी चीज़ की ब्लैकमेलिंग से बचना है, कि आतंकवाद के विरुद्ध में आप इसको दिखा सकते हैं। फिर कहता है कि खतरे को कम करने के लिए क्या क्या करेंगे, तो धीरे धीरे परमाणु वेपन को कम करेंगे, एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी रखेंगे जिससे हम लोग इसको इंस्पेक्शन करवाएंगे उसके रखरखाव का, और नो फर्स्ट यूज़ के लिए प्रतिबद्धता होगी, तो रूस, USA और नाटो के साथ जो है प्रॉमिस करेंगे कि हम कभी पहले यूज़ नहीं करेंगे। निष्कर्ष क्या होता है, कि निष्कर्ष ये होता है कि P5 कंट्रीज़ के वक्तव्य में दोहराया गया है कि परमाणु हथियार रखिए, डिटरेंस के लिए रखिए, प्रतिरोधकता दिखाइए, लेकिन कभी भी पहले यूज़ मत करिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से ना समझ में आने की स्थिति में मैंने आपको बताया है क्या करना है, कि विज़न के साइट पर ये जो बुक है मेंस 365 वो फ्रीली अवेलेबल है, हर साल अवेलेबल रहती है, तो इस वर्ष भी अवेलेबल है। आप उस अवेलेबिलिटी का 2 तरह से लाभ उठा सकते हैं। एक, आप उनकी साइट पर जाइए, 5,000 रुपये में आप पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी बेटर पढ़ाएंगे, ऑब्वियसली सेलेक्टेड लोग पढ़ाते हैं, तो 5,000 रुपये का कोर्स है ऑनलाइन, या 5500 का होगा इंग्लिश में, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि आप उस बुक को खुद से डाउनलोड करिए, मन करे प्रिंट आउट करा लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट, तो उससे पढ़ लीजिए। तो तरीका है आपके पास, जिस तरह से आप जैसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बाकी कंटेंट का इनके कोई जोड़ नहीं है, पूरा इंडिया ऑलमोस्ट इन्हीं को कॉपी करता है। चलिए, अगला जो हम लोग का है वो है 1.7 में भारतीय प्रवासी, इंडियन डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा के बारे में कुछ बातें यहाँ पर दी हुई हैं। पहले तो समझिए इंडियन डायस्पोरा होता क्या है, कि भारतीय प्रवासियों का जो ग्रुप है, या भारतीय प्रवासी जो हैं, उन्हीं को डायस्पोरा बोला जाता है। ठीक है, कि ये जो प्रवास कर रहे लोग हैं उनके पूरे ग्रुप को डायस्पोरा के रूप में आप बोल सकते हैं। प्रवासी की जगह इंग्लिश में डायस्पोरा वर्ड ज़्यादा सही है। तो डायस्पोरा के बारे में अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने प्रवासी समुदाय की कोई सटीक परिभाषा नहीं दी है, लेकिन आमतौर पर इन्हें अप्रवासी भारतीय यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है ना, NRI कहते हैं। ओके, और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं या शामिल किए जाते हैं, OCI जिन्हें कहते हैं। 2015 में PIO और OCI कार्ड धारक को OCI नामक एकल श्रेणी में विलय कर दिया गया। तो PIO क्या था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता था। इनको और OCI को, यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, दोनों को मर्ज करके OCI ही नाम दे दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये दोनों ही OCI हैं। फिर कहता है कि भारत की प्रवासी नीति को 4C में बांटा गया है। क्या क्या है,
तो केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट और कंट्रीब्यूट। ओके, केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट और कंट्रीब्यूट के रूप में परिभाषित किया गया है प्रवासी नीति को। तो इस पॉइंट को अभी तुरंत एक पेज पर नोट डाउन करेंगे आप। अब बात आती है कि भारत के लिए क्या महत्व है, मतलब जो भी प्रवासी हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, हाउ इंडियन डायस्पोरा इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन या इंडिया। और फिर कहता है कि गंतव्य देशों के लिए क्या महत्व है, कि क्यों मतलब भारत से जो एनआरआईज बनते हैं या पीआईओ बनते हैं, वो जो बाहर जाते हैं या ओसीआई जिसको बोल रहे हैं वर्तमान समय में, तो उन देशों के लिए क्या जो है महत्वपूर्ण होता है। चलिए देख लेते हैं। तो भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, अगर इसको हम लोग इंग्लिश में देखें तो सोशल कल्चरल इफेक्ट हम लोग देखेंगे कि त्योहार भाषाई विद्यालयों के माध्यम से भारतीय परंपराओं का संरक्षण करते हैं। भारत के लिए ये महत्व है, ठीक है, कि प्रवासी जो आते हैं तो त्योहार भाषाई विद्यालय के माध्यम से भारतीय परंपराओं का संरक्षण कर रहे हैं, यानी कि वो बाहर तो चले गए हैं लेकिन भारतीयता का संरक्षण पूरी तरह से वो करते हैं। जो भी यहाँ के कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, जो भी कल्चर है, उनको फॉलो करते हैं, यहाँ के लोगों से ज़्यादा ही फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है कि आर्थिक प्रभाव के रूप में अगर देखा जाए तो भारत को 2023 में $125 बिलियन प्राप्त होता है, यानी कि $125 बिलियन वहाँ से मिलता है, जो कि जीडीपी का लगभग 3.4% है, जो कि सुंदर पिचाई गूगल के हैं, ठीक है। एक एग्जांपल डाल सकते हैं कि ये भी जो है गूगल के सीईओ हैं, भारत के हैं, ठीक है। और राजनीतिक प्रभाव में देखेंगे तो जैसे ऋषि सुनक थे, कमला देवी हैरिस है, ठीक है, कमला हैरिस, ये राजनेता जो है वो भारत का प्रभाव बढ़ाते हैं। अब आपको बताना नहीं है इसमें कि ऋषि सुनक जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति बन गई हैं, ऐसे बताना नहीं है, बस आपको एक हिंट कर देना है, ठीक है ना। जैसे इंटरपोल के कौन बन गए हैं, तो वो भी कोई भारतीय मूल का ही व्यक्ति बना है, ठीक है। इसी तरह से बस हिंट करते हुए चलना है कि एंटोनियो गुटरेस को रिप्लेस कौन करेगा, सॉरी एंटोनियो गुटरेस को रिप्लेस कौन करेगा, तो कोई एक भारत का ही व्यक्ति करेगा। तो इस तरीके से बस हल्का फुल्का एग्जाम्पल डाल के, नाम डाल के आगे बढ़ना है। एग्जामिनर को ये पता है, जो आपका मार्क कॉपी चेक कर रहा है, उसे ये पूरी जानकारी है कि आप किस ओर हिंट कर रहे हो। नेक्स्ट है कूटनीतिक संबंध। तो प्रवासी भारतीय अपने प्रवास देशों की नीतियों को प्रभावित करते हैं, जैसे भारत अमेरिका परमाणु समझौते में भूमिका। अब गंतव्य देश जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक विविधता, कि भारतीय परंपराओं, भाषाओं आदि के द्वारा स्थानीय संस्कृति की विविधता देते हैं। श्रम आपूर्ति, खाड़ी देशों में कार्यबल की कमी को पूरा करता है, ठीक है। उद्यमिता को देखा जाए तो प्रवास देश में इनोवेशन और रोजगार सृजन में योगदान देते हैं प्रवास वाले जो हैं। जैसे कुवैत में लगभग 1 मिलियन भारतीय समुदाय रहता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है, अब ये भूले मत, इसके लिए क्या करना है, तुरंत शॉर्ट नोट कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है स्क्रीन का, या फिर नोट डाउन कर लेना है, या फिर बुक खरीद के मार्क कर लेना। आगे की राह क्या है, तो कानूनी और नीतिगत सुधार करने पड़ेंगे। जैसे प्रवासन विधेयक 2023 को अंतिम रूप देना पड़ेगा, प्रवासी पंजीकरण प्रणाली को बेहतर बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो भी प्रवासी पंजीकरण प्रणाली है, मीन्स जो आपका कहीं ना कहीं इमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इमिग्रेंट या इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, IRS है, इसको बेहतर बनाना है। ज्ञान और कौशल का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ करना, पेशेवर को भारतीय कंपनियों से जोड़ना। अब इसको कैसे समझेंगे, होता क्या है कि अनस्किल्ड लेबर भारत से अगर बाहर जाता है तो उन्हें मेहनत मजदूरी का काम मिलता है, वेजेस पर रखे जाते हैं और कम पैसे मिलते हैं, लाइक दिहाड़ी मजदूर जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो करना क्या है कि आप हमेशा कोई कोर्स करके जाइए, ठीक है। कोर्स करके क्या जाइए, तो स्किल डेवलपमेंट करके जाइए। लाइक आपने फिटिंग का काम सीख लिया, फिटर बन गए, ठीक है ना। आपने टाइलिंग का काम सीख लिया, आपने पाइपिंग का काम सीख लिया, ठीक है ना। आप एक ठीक ठाक मैकेनिक हो, ठीक है, आप वेल्डिंग करने वाले हो, हर तरह की वेल्डिंग कर सकते हो। तो इन चीज़ों को सीखने के बाद अगर आप जाओगे तो आप एक स्किल बेसिस पर जॉब पाओगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रेस्टीज के साथ समझौता नहीं होने देगी, ठीक है। नहीं तो आप अनस्किल्ड जाओगे तो पता चला वहाँ का बाथरूम साफ कराया जा रहा है, सोकपिट साफ कराया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्किल्ड होके जाओगे तो आपको फिर उस तरह की चीज़ें, उस तरह के पर्क्स, उस तरह के पैसे, ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान और कौशल का उपयोग करना है। और सुरक्षा और संरक्षा अगर देखी जाए तो लाभ हस्तांतरण की सुविधा सुनिश्चित करनी है। कानूनी सहायता और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए परस्पर कानूनी सहायता संधियां, यानी कि MLATs को मजबूत करना, अब ये भी पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है। उसके साथ ही आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय में जो डोनाल्ड ट्रंप ने डंकी रूट से आए हुए लोगों को और अन्य लोगों को बहुत सारी
कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है नई पॉलिसीज़ के जरिए, इसलिए भी वहाँ पर जाना है तो लीगली जाना है। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय प्रवासी दुनिया और भारत के बीच विरासत के जुड़े जीवंत सेतु हैं, लिविंग रूट ब्रिजेस की भूमिका निभाते हैं। इस रूप में वे सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों की रक्षा करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी यहाँ पर हो जाता है। अब हमारे इसको खत्म होने के बाद नया पॉइंट शुरू होता है कि भारत से जुड़े या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और समझौते। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रीय समूह हैं, कौन कौन से समझौते हैं जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स को हम लोग देखेंगे और एग्रीमेंट देखेंगे जो कि भारत के हितों को प्रभावित करता है। तो भारत और हिंद प्रशांत एक नज़र में, इंडिया इंडो पैसिफिक एट ए ग्लांस। हिंद प्रशांत के बारे में अगर हम लोग देखें तो वैश्विक व्यापार का 50% और 40% तेल व्यापार, ठीक है, वैश्विक व्यापार का 50% और 40% तेल व्यापार इंडो पैसिफिक से गुजरता है, यानी कि हिंद प्रशांत से गुजरता है। तो ये डेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टोटल ग्लोबल ट्रेड का अगर देखें तो 50% इंडो पैसिफिक से, और तेल बाजार का देखें तो 40% इंडो पैसिफिक से गुजरता ही गुजरता है। और भारत का 90% व्यापार इंडो पैसिफिक से होता है। अमेरिका चीन महाशक्ति प्रतिस्पर्धा का केंद्र बिंदु बन गया है। अगर हम लोग हिंद प्रशांत की बात करें तो अमेरिका और चीन की महाशक्ति इसकी प्रतिस्पर्धा का एक केंद्र बिंदु भी बन बैठा है। अब कहता है कि हिंद प्रशांत के लिए भारत का क्या विजन है और हिंद प्रशांत के लिए भारत की क्या नीतियां हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को फिर से देखनी है। जरा सा मैं जूम कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि सब कुछ दिखाई देता रहेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखेंगे कि मुक्त, खुला और समावेशी क्षेत्र का समर्थन, हिंद प्रशांत के केंद्र में आसियान। तो अगर भारत का विजन देखा जाए तो भारत चाहता है कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव जो हम लोगों से समर्थन चाहिए, हम लोगों से आपको कोऑपरेशन चाहिए, वो हम देंगे। और हिंद प्रशांत के केंद्र में जो है आसियान कंट्रीज़ को देखता है कि इंडो पैसिफिक वाले एरिया में बीच में कौन कंट्रीज़ पड़ती हैं, तो आपका ईस्टर्न ऑफ इंडिया यानी कि आसियान कंट्रीज़ पड़ती हैं। इसमें भारत का एक विज़न है। दूसरा है कि नियम आधारित व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाए, क्षेत्र के लिए साझा नियम आधारित व्यवस्था बनाई जाए और बल के प्रयोग की बजाय संवाद को बढ़ावा दिया जाए, मीन्स रादर देन फोर्स या फीर्स। इसके जगह पर हम लोग आपस में डायलॉग्स करके या बातचीत करके, एग्रीमेंट्स करके समझौता करें। जैसे चीन की एक विस्तारवादी नीति है, आप सबको पता है कि साउथ चाइना सी में या ईस्ट चाइना सी में चीन एक विस्तारवादी नीति लेकर के आता है। तो वहाँ पर कहा जाता है कि विस्तारवादी नीति या बल के प्रयोग की जगह आप बातचीत करिए, कंट्रीज से अपना एक मध्यम मार्ग निकालिए, एक मिडिल पाथ पर लेके आइए कि जहाँ पर फिलीपींस, इंडोनेशिया, छोटी कंट्रीज़ जो हैं उनको भी लाभ हो और चाइना को बट ऑब्वियस लाभ हो ही हो। तो इंक्लूसिव चीज़ों को लेकर के चलिए, नियम आधारित व्यवस्था जिसको कहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि लॉ बेस्ड सिस्टम लेकर के आइए। अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की नीतियों को देखा जाए तो सुरक्षा प्रदाता में भारत अपनी सामुद्रिक भूमिकाओं को मजबूत कर रहा है, संकट में प्रथम मददगार के रूप में सामने आना। तो ये हालांकि इधर तो नहीं किया है, अरेबियन सी में किया है। एक जो शिप थी जो कि आपके वहाँ के जो पायरेट्स हैं, ठीक है, जिबूती हो गया, फिर सीड जो कंट्री हैं टोटल, सोमालिया के जो वो हैं पायरेट्स हैं, उन्होंने पकड़ ली थी, किसी अन्य देश की थी, लेकिन जो कोस्ट गार्ड थी उन्होंने फिर उसको बचा लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संकट में प्रथम, ये वर्ड याद रखिएगा, मददगार के रूप में सामने आने वाली भूमिका निभाते हैं। नौसैनिक रणनीति देखी जाए तो सूचना प्रबंधन और विश्लेषण में IMAC के माध्यम से समुद्री डोमेन जागरूकता में भूमिका भी भारत निभा रहा है, यानी कि मरीन डोमेन अवेयरनेस में भूमिका निभाता है। और यहाँ पर दूसरा जो कर रहा था वो IMAC कर रहा है, यानी कि नौसैनिक रणनीति में सूचना प्रबंधन कर रहा है। हिंद प्रशांत में हित, भारत के हित। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का क्या क्या हित हो सकता है, इस पॉइंट को देखते हैं कि अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति का विस्तार करता है, भारत कर सकता है, और चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करता है, यानी कि कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस करता है, निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखता है। ठीक है ना, यानी कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी भारत अपना यहाँ पर पार्ट रखता है। ये भारत का हित है कि भारत अपने हित के लिए कुछ चीज़ें कर रहा है। चुनौतियाँ क्या क्या है कि सीमित नौसैनिक शक्ति है, विदेश में भारतीय सैन्य अड्डों की कमी है, कि सपोज करिए कि मान लीजिए कि ये जो है आपका
ठीक है, श्रीलंका है तो यहाँ पर हम्बनटोटा किसने ले लिया था, तो ये ले लिया था चाइना ने। ठीक है, तो इस तरह से उसने पूरी स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना करके भारत को घेरा है, कहीं म्यांमार में, कहीं श्रीलंका में, कहीं पाकिस्तान में। ठीक है, तो इस तरह इसके पास विदेश में सैन्य अड्डे जो है बहुत ज़्यादा है चाइना के पास, लेकिन भारत में इन चीज़ों की कमी है, तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है भारत के लिए। विभिन्न पहलों के विकास में धीमी गति है। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर निश्चित सहमति का अभाव है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर कहीं ना कहीं भारत का आना या वहाँ पर जो विभिन्न पहलों पर विकास है, विभिन्न एजेंडा जो है, वहाँ जो डेवलपमेंट है वो भी कम है, तो इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र पर निश्चित सहमति का भी अभाव देखने को मिलता है। निष्कर्ष इस प्रकार है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की वैश्विक राजनीति की अहम भूमिका है और भारत को इस क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले देश के रूप में देखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब कहता है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, IPOI जिसको कहते हैं, कि इस इंडो पैसिफिक एरिया में या इंडो पैसिफिक जो ओशन है उसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं या क्या क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं। तो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले तो जानिए कि IPOI है क्या, यानी कि हिंद प्रशांत महासागर पहल क्या है। ये एक गैर संधि आधारित स्वैच्छिक व्यवस्था है, मतलब खुद से की गई है, आर्बिट्ररी स्टार्ट हुआ है, संधि नहीं है, कोई भी ट्रीटी ऐसे साइन नहीं हुई है। ठीक है, 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत तथा नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा 2019 में ऐसा किया गया था। ठीक है, फिर बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो व्यवहारिक सहयोग के जरिए नई साझेदारी बनाना इसका उद्देश्य है और भारत की सागर पहल की अवधारणा पर आधारित है ये। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ आपको मिलता है कि भारत की जो सागर पहल है उसकी अवधारणा पर यह आधारित है और नई साझेदारी बनाना व्यवहारिक सहयोग के जरिए, ये भी इसकी एक उद्देश्य है। महत्व क्या है कि एक समग्र दृष्टिकोण होगा, एक इंक्लूसिव व्यू पॉइंट हो सकता है, जैसे सुरक्षा हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, पर्यावरण का एकीकृत करना हो गया, इसमें आसियान सिनर्जी आते हैं। ठीक है, चीन के आक्रामक व्यवहार से निपटने के लिए ये चीज़ आ सकती है आपकी जो IPOI है, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, कि नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था बना देंगे। भारत और वियतनाम समझौता हो गया कि नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था है। ठीक है, फिर समुद्री गवर्नेंस हो गया कि दुर्लभ मृदा धातुएं हैं तो उनके सहयोग आधारित सुरक्षा एवं क्रिटिकल मिनरल्स के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देती है कि जो भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं या रेयर मिनरल्स हैं उनको किस तरह से जो है मैनेज करने के लिए आती है, तो समुद्री गवर्नेंस के अंतर्गत ये पॉइंट है। और एक लचीला फ्रेमवर्क आ सकता है, या आप कह सकते हो इसको बेसिकली फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क कह सकते हैं। समझौता बाध्यकारी नहीं है, इसीलिए नए खतरों के अनुरूप अनुकूल प्रतिक्रिया निर्धारित करने में मदद करता है। चुनौतियां क्या क्या है कि संस्थागत क्षमता एवं कार्यवाही की कमी है इसमें, कि चूंकि ये बाइंडिंग नहीं है तो इस पहल के प्रत्येक स्तंभ के लिए एक सुपरिभाषित एजेंडे का अभाव है। जैसे समुद्री पारिस्थितिकी स्तंभ, इसको लेकर के कोई एजेंडा नहीं है। भू राजनीतिक तनाव है, जैसे चीन IPOI को उसका विरोध करने वाली रणनीतिक हिस्सा मानता है कि भाई IPOI जो है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये कहीं ना कहीं चीन के लिए विरोध में बनाई गई है। ठीक है, और संसाधन की कमी, इसके पास जो है वित्तीय सहायता सीमित है, देशों की अलग अलग नीतियां हैं जो इसमें है, और प्रतिनिधित्व की कमी कि पूर्वी अफ्रीका या खाड़ी देश और लघु द्वीपीय देशों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व इसमें है ही नहीं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में बहुत सारे द्वीपीय देश आते हैं या फिर खाड़ी देश आते हैं, ठीक है ना, या पूर्वी अफ्रीका आता है, तो उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की भी कमी आती है। निष्कर्ष ये है कि IPOI भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है, जो रणनीतिक साझेदारियां जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया को साथ लेकर के अपने संबंधों को संतुलित करने पर आधारित है। यह नौवहन की स्वतंत्रता और सहयोग पर आधारित क्षेत्रीय फ्रेमवर्क का समर्थन करती है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अगर आप लोग मेंस देंगे तो इस वर्ष इसको देखने को भी आपको मिल जाए, है आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम लोग क्वाड बोलते हैं। तो चूंकि क्वाड्रिलेटरल है तो सबसे पहले इसमें पता है कि 4 कंट्रीज होंगी, और ये मिनीलेटरलिज्म का एक एग्जाम्पल है, यानी कि 3 या 4 देश मिलकर के किसी 1-2 एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो कौन कौन है आपको भी पता है कि इसमें USA है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और जापान है, तो ये क्वाड के मेंबर्स हैं। तो भारत के लिए क्वाड का क्या महत्व है? तो सबसे पहला है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को काउंटर बैलेंस या प्रति संतुलित करने के लिए सबसे ज़्यादा क्वाड का काम है। समुद्री सुरक्षा में बढ़ावा देना, जैसे मालाबार अभ्यास हो गया, UN क्लॉज का अनुपालन हो गया,
ये सब क्वाड का भारत के लिए महत्व हो जाता है। आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है ये क्वाड, ठीक है ना। क्वाड में भारत शामिल है तो कहीं ना कहीं भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देता है, यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कहीं कहीं बल देता है। चुनौतियां अगर देखी जाएं तो पूरी तरह से संस्थागत नहीं है, यानी कि कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इसको चलाती है, ठीक है। यहाँ पर कामकाज जो है नियमित बैठकों के माध्यम से दीर्घकालीन समेकन का खतरा है कि मतलब बहुत लंबे समय तक चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। और केवल जो कामकाज है वो बैठक होती है तो होता है, इस तरह का कुछ इसको खतरा है। अलग अलग देशों पर अलग अलग राष्ट्रीय हित है कि जापान कुछ और चाहता है, भारत कुछ और चाहता है, यूएस चाइना को लेकर के चूंकि वर्ल्ड ग्लोबल पावर ना बन जाए इसलिए कुछ और हित है उसका, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो है कुछ और हित चाहता है। तो अलग अलग देशों के अलग अलग हित हैं, किन्हीं का एक एजेंडा नहीं है। मतलब कुमुलेटिव तो एक है कि सब काम कर रहे हैं साथ में, चीन को रोकना है, लेकिन सबके अलग पर्सनल हित हैं। चीन ने इस पर एशियन नाटो होने का आरोप लगाया है, कहा है कि भाई जैसे नाटो है यूरोपियन कंट्री को लेकर के, ठीक है, या ईस्ट आपके वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर के, उसी तरह ये एशियन नाटो इसको बता दिया है। आसियान और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जैसे समूहों से अलग परिभाषित करना इसको कठिन है कि भाई आसियान एक आपके पास था, ठीक है, ईस्टर्न कंट्रीज को लेकर के, और इसके अलावा आपका रिम एसोसिएशन था, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है ना। तो इनसे किस तरह से अलग है कि ये समूह जो नहीं कर पा रहे हैं वो क्वाड क्या कर रहा है या क्वाड क्यों आया, ये कैसे फेल हो गए, तो इसको जो है परिभाषित करना थोड़ा गलत है या अलग है। क्वाड से जुड़ी भारत की चिंताएं क्या है कि सैन्य गठबंधन के प्रति अनिच्छा है कि हमारे पास कोई सैन्य गठबंधन नहीं होगा। क्वाड को चीन विरोधी समूह बनने से रोकना है कि भाई केवल चीन का विरोध कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्वाड में नया समूह स्क्वाड आने वाला है जिसमें फिलीपींस को भी शामिल कर देंगे, ठीक है। तो हो सकता है स्क्वाड जो आए इन्हीं 4 कंट्रीज में, इसमें इंडिया नहीं होगा, फिलीपींस होगा, तो मे बी क्वाड का जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाए। एससीओ रूस और ईरान जैसे देशों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत चाहता है कि क्वाड जो है इन देशों के साथ भी संबंध बनाए रखे, रूस के साथ बनाए रखे। अब उसमें कहीं ना कहीं यूएस से है तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक है। आगे की राह यानी कि वे फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं कि औपचारिक संरचना देना या आपसी समन्वयन के लिए स्थायी सचिवालय की स्थापना करना, एक इसका जो है कहीं ना कहीं वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं कि एक सचिवालय या सेक्रेटरिएट जो है होना चाहिए। आसियान वियतनाम इंडोनेशिया का समर्थन करना चाहिए, ठीक है। मतलब एक पूरे ग्रुप का समर्थन कर लो आसियान का, या फिर कम से कम इंडोनेशिया वियतनाम का समर्थन करो। तनाव कम करने के लिए सुरक्षा से परे क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य देखभाल और संरचना, इस पर जो है सहयोग बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये आज का एक पॉइंट और हमने यहां पर खत्म कर लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। हमने क्वाड पढ़ लिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2.2 से लेकर के और 2.10 तक पढ़ें, तेजी से पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। जो भी बातें हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पढ़ने के लिए मैंने कई बार बता दिया, पढ़ेंगे कैसे, बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि कभी ना कभी मेंस देना है, कभी ना कभी चीज़ें लिखने पे आएंगी ही आएंगी, तो क्यों ना अभी से थ्योरेटिकल थोड़ा सा नॉलेज रखा जाए कि किस तरह से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग के लिए आपका कमेंट जो है वैल्यूएबल है, और हम अपने कमेंट या फीडबैक्स का इंतजार करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे रिप्लाई किया जाए, ठीक है। तो धन्यवाद।